गुरुदेव, अगला प्रश्न है, कैसे पता चले कि कुंडली जागरण हुआ है, किस स्थिति में, किस चक्र में? इसकी बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्राचीन युग में विशेषकर योगियों ने कुंडलिनी पर बहुत जोर दिया, और जिनको हम सूक्ष्म अनुभव कहते हैं, अलग अलग प्रकार के चक्र इत्यादि, 7 प्रकार के शरीर, 7 प्रकार के चक्र, इन सब की बात सुन सुनकर बौद्धिक ज्ञान तो प्राप्त हो जाता है, उलझाव और कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है, क्योंकि अलग अलग ग्रंथों में अलग गुरुओं के द्वारा अलग अलग ढंग से परिभाषा की गई है। कोई कहता है 3 चक्र हैं, कोई कहता है 5 हैं, कोई कहता है 7 हैं, कोई कहता है 14 हैं, आप चाहें तो और भी बढ़ा सकते हैं। कोई कहता है कोई चक्र वक्र नहीं है, ये घन चक्कर ना बनो। वास्तव में ये सारी ईसोटेरिक बातें प्रायोगिक रूप से कम उपयोगी साबित हुई हैं। व्यवहारिक रूप से इनकी यूटिलिटी कम है। बस इतना ही समझें, कुंडलिनी शब्द से जीवन ऊर्जा, सिंपल वर्ड जो हम सब जानते हैं, वाइटल फोर्स। ईसोटेरिक मीनिंग उसको मत दीजिए। हम सब जानते हैं हमारे भीतर जीवन ऊर्जा है। कभी भी हम आंख बंद करके भीतर देखें, एक शक्ति भीतर मौजूद है। कोई विशेष नामकरण करने की जरूरत नहीं। और जिन्हें 7 चक्र कहा जाता है, आप गौर करें इनके फंक्शन क्या क्या हैं, उससे आपको पता चल जाएगा आपका कौन सा चक्र ज़्यादा सक्रिय है। ज़्यादा और कम सक्रियता की बात है, परसेंटेज की। चक्र तो सभी के भीतर हैं और सभी फंक्शन कर रहे हैं, किसी का कोई ज़्यादा, किसी का कोई कम। समझो अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है, सोच विचार, चिंतन मनन, अध्ययन, तर्क वितर्क, वाद विवाद, इसमें उसका रस है, तो वह ज़्यादा विशुद्ध चक्र पर जी रहा है। कंठ चक्र, ये मन का चक्र है। कोई व्यक्ति अगर ज़्यादा इमोशनल, सेंटिमेंटल, भावनात्मक है, बहुत संवेदनशील है, यह हृदय चक्र पर, अनाहत चक्र पर जी रहा है, तो हम ऊपर से ही देख के समझ सकते हैं। वह व्यक्ति स्वयं भी अनुमान लग सकता है। कोई व्यक्ति अत्यंत कर्मठ किस्म का है, शारीरिक व्यायाम उसे अच्छा लगता है, बहुत परिश्रम करता है। कुछ छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनको हम कहते हैं ओवर एक्टिव चाइल्ड, बैठ ही नहीं सकते। ये बड़े होकर या तो आतंकवादी बनेंगे या राजनेता बनेंगे, कुछ ना कुछ उपद्रव करेंगे। इनका प्रथम चक्र बहुत मजबूत है, मूलाधार, शारीरिक बल इनका मजबूत है। किसी व्यक्ति की भोग में ज़्यादा रुचि है, सुस्वादु भोजन अच्छा लगता है, जरा सी दुर्गंध आ जाए तो बर्दाश्त नहीं होती, सुगंध का वह दीवाना है, अच्छा म्यूजिक अच्छा लगता है। इंद्रियों में जिसका रस है उसका दूसरा चक्र स्वादिष्ठान ज़्यादा सक्रिय है। तो हम उनके लक्षणों से पहचान सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत साहसी है, हिम्मतवर है, निडर किस्म का है, खतरों का खिलाड़ी, इसका मतलब उसका तीसरा चक्र काफ़ी मजबूत है, मणिपुर। कोई व्यक्ति बहुत संकल्पवान है, फर्म डिटर्मिनेशन, जो तय कर लिया सो कर लिया, अब फिर उससे डगमग नहीं होगा, विचलित नहीं होगा, ऐसे व्यक्ति का आज्ञा चक्र मजबूत है। तो बजाय वो पारिभाषिक शब्द, स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी यूज़ करने के, मैं साधारण शब्द उपयोग करना चाहूँगा जो हम सब समझते हैं। अगर किसी व्यक्ति का चित्त अत्यंत चंचल है, किसी निर्णय पर टिक नहीं पाता, बार बार बदलता है, ऐसा कर लूँ वैसा कर लूँ, नहीं ये ठीक रहेगा, वो ठीक रहेगा, इसका मतलब इसका आज्ञा चक्र ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा। बारंबार अपने निर्णय से विचलित हो जाता है। खंड खंड है इसका चित्त, अखंड चित्त नहीं, एक इंटीग्रेशन इसके भीतर नहीं है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं। तो बजाय पारिभाषिक शब्दावली चक्रों की, कुंडलिनी की इस्तेमाल करने के, क्योंकि उससे हम ईसोटेरिक नॉनसेंस की दुनिया में पहुंच जाते हैं। इन सब के बारे में इतना ज़्यादा लिखा गया है, पढ़ा गया है, और उससे भारी कन्फ्यूजन पैदा होता है।
तो हम सीधे सीधे उस चीज़ की बात करें जिसको हम महसूस करते हैं, कर सकते हैं। आप भावनात्मक हैं या नहीं, आपको भली भांति पता है। आपकी भोगी प्रवृत्ति है, साहसी प्रवृत्ति है, कर्मठ प्रवृत्ति है, विचारक प्रवृत्ति है, आप भली भांति जानते हैं। आप अपने आसपास रहने वाले 4-6 लोगों का ओपिनियन ले सकते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। तो इsoteric शब्दावली में न जाके हम सीधे सीधे उन शब्दों का उपयोग करें जो हमारी पकड़ में आते हैं, जिसका हम अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया गुरुदेव। अगला प्रश्न, हम कैसे समझें कि समाधि में है, होशपूर्ण है और उसमें कैसे जिया जाए? पहले अपनी चेतना की 4 अवस्थाओं को संक्षेप में समझ लें। एक है जागृति, जिसमें हमको होश रहता है, विचार चलते रहते हैं, हमारी इंद्रियां बाहर के जगत की सूचनाएं हमें देती रहती हैं, ये हमारा सामान्य जागरण। दूसरी है स्वप्न अवस्था, जहाँ पर हमारी इंद्रियां बंद हैं, तो बाहर के जगत से तो हमारा संपर्क टूट गया, किंतु हमारा मनोजगत, हमारा भाव जगत, हमारी इनर वर्ल्ड वो चल रही है और हम उसकी कहानियाँ सपनों के रूप में चित्रात्मक रूप से देख रहे हैं। जब हम जागृति की अवस्था में रहते हैं, हमारा चेतन मन कार्य करता है, कॉन्शियस माइंड, जो लिंग्विस्टिक है, भाषागत है, शब्दों से बना है। स्वप्न में भाषा नहीं है, शब्द नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं है, वो हमारा असभ्य, असंस्कृत, प्राकृतिक हिस्सा है। वहाँ पर चित्र हैं, पिक्चोरियल, लिंग्विस्टिक नहीं, पिक्चोरियल। तो कहानी के रूप में, जैसे पर्दे पे कोई फिल्म देख रहे हो, ऐसी भीतर कहानी चलती है। यह स्वप्न जगत है। हमारे ही मन की बातें, दबी हुई बातें, कोई अधूरी कामनाएं, कुछ पिछली यादें, उन सब का मिश्रण भीतर चलता रहता है। भविष्य की योजनाएं, सब कुछ मिक्स्ड अप हो जाता है। और याद रखना, शब्दों में नहीं, चित्रों में रहता है। तो कई बार हम उसको डिकोड भी नहीं कर पाते कि इसका क्या मतलब। ये स्वप्न अवस्था है, इंद्रियां बंद हैं, बाहर की जानकारी नहीं, लेकिन भीतर जो जानकारियां मौजूद हैं वो चित्रात्मक रूप से चल रही हैं। होश इसमें है, लेकिन जागरण जैसा होश नहीं, अर्थात बहिर्जगत के प्रति नहीं, बल्कि अंतर जगत के प्रति है। होश तो है, तभी तो हम सब उठ के कहेंगे कि हमने ऐसा ऐसा सपना देखा। होश तो मौजूद था, लेकिन जागृति वाला होश नहीं, स्वप्न वाला होश, ये अलग प्रकार का होश है। अब इसके बाद तीसरी अवस्था है सुषुप्ति की, ड्रीमलेस स्लीप, जहाँ सपने भी बंद हो गए और होश पूरी तरह खो गया। हम गहन नींद में चले गए। इन तीनों अवस्थाओं को EEG मशीन के द्वारा बाहर से जांच करके भी जाना जा सकता है। बिना मशीन के भी आप जांच सकते हैं। कोई व्यक्ति सो रहा है, अगर आप देखें बंद पलकों के भीतर उसकी आंखें की पुतलियां तेजी से यहाँ वहाँ घूम रही हैं, कभी बाएं कभी दाएं जा रही हैं, इसका मतलब वह सपना देख रहा है। भीतर का टेलीविज़न चल रहा है, तो चित्र देखने के लिए आंखें यहाँ वहाँ दिशा बदलेंगी। अगर उसकी आंखों की पुतलियों की गति अत्यंत धीमी हो गई है या बंद हो गई है, इसको मेडिकल भाषा में बोलते हैं NREM, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, इसका मतलब अभी वह सुषुप्ति की अवस्था में है, अभी सपने भी नहीं चल रहे। ये 3 अवस्थाओं से हम सब गुजरते हैं। अब आता है आपका प्रश्न, ये उसकी भूमिका मैंने कही। चौथी अवस्था तुरीय अवस्था है, ध्यानस्थ होने की, समाधिस्थ होने की। इसमें पिछली 3 अवस्थाओं के कुछ कुछ गुण मौजूद हैं। इसमें होश मौजूद है, जागृति जैसा। इसमें रिलैक्सेशन मौजूद है, गहन सुसुप्ति जैसा। और इसमें एकात्मीयता की भावना है, स्वप्न जैसी। आपने गौर किया, सपने में आपको कभी कोई संदेह पैदा नहीं होता। कितनी ही विचित्र घटना घट रही हो,
कोई शक शुबा नहीं होता। एक दोस्त दिखाई दे रहा था, आपकी तरफ आ रहा है, आप भी उसकी तरफ जा रहे हैं, और अचानक वो घोड़ा बन गया और घोड़े के पंख निकल आए और वो आकाश में उड़ने लगा, और हमको इसमें कभी कुछ भी डाउट नहीं होता कि ऐसे कैसे हो सकता है। गहन श्रद्धा, जो हो रहा है उसके साथ हम बिल्कुल एक हैं। समाधि में ऐसी श्रद्धा की भावना मौजूद होती है तो तीनों अवस्थाओं का एक एक गुण मौजूद रहता है। जागृति जैसा होश, स्वप्न जैसी श्रद्धा और सुसुप्ति जैसी विश्रांतिपूर्ण रिलैक्सेशन की अवस्था, इन तीनों का संयोग है। अब कन्फ्यूजन क्यों पैदा होता है? प्रश्नकर्ता ने जो पूछा है कि मैं समाधि में था कि नींद में था, क्योंकि इसमें नींद जैसा भी एक गुण है। ना कोई विचार चल रहे, ना कोई स्वप्न चल रहा, इतनी गहन विश्रांति, टोटल रिलैक्सेशन, तो लगता है कि मैं नींद में था। अब मैं आपको एक डिमार्केशन लाइन बताता हूं, पहचानना कैसे होगा। नींद हमारी चिर परिचित पुरानी अवस्था है जिसे हम खूब अच्छे से जानते हैं, इसलिए नींद के बाद हमारे मन में कभी शंका पैदा नहीं होती कि हम सोए थे कि नहीं सोए थे। कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि सुबह उठ के आप अपने परिवार के लोगों से पूछने लगे कि बताओ मैं सोया था कि नहीं? ऐसा आज तक नहीं हुआ। आपको भली भांति पता है आप सोए थे अथवा नहीं सोए थे, दोनों बातें आपको पता हैं। इसका मतलब जब शंका पैदा हो रही है कि मैं नींद में था कि समाधि में था, इसका मतलब आप समाधि में थे, क्योंकि यह एक नई घटना है, नया अनुभव है। तो संदेह पैदा होता है कि लग तो बिल्कुल ऐसा रहा है कि नींद में थे, लेकिन शक पैदा हो रहा है, इसका मतलब नींद में नहीं भी थे, कहीं होश बरकरार था, इसलिए शक पैदा हो रहा है। तो ये पहचान का सूत्र हो गया। जब आपको शक पैदा हो कि मैं नींद में था कि समाधि में था, भली भांति जानना आप समाधि में थे। कई बार ओशो का प्रवचन सुनते सुनते ऐसा होता है कि हम उस तुरीय अवस्था में पहुंच जाते हैं, हमें पता है कि हम प्रवचन सुन रहे हैं, और जैसे ही ओशो ने कहा आज इतना ही, तुरंत हमारी तथाकथित नींद टूट गई, तुरंत। इसका मतलब हमें पता था कि अभी तक प्रवचन चल रहा था और अब समाप्त हो गया। लेकिन पीछे लौटकर आप देखेंगे तो आप याद नहीं कर पाएंगे कि ओशो क्या कह रहे थे, किस विषय की चर्चा चल रही थी, क्योंकि उस समय जो जागृति थी वो बहिर्मुखी जागृति नहीं थी। शुरुआत आपने बाहर से की थी प्रवचन सुनने से, धीरे 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 आप अंतर्मुखी हो गए, अंतर यात्रा पर निकल गए। होश बरकरार है, लेकिन मन के चूंकि पार चले गए और भाषा और शब्द मन में हैं, तो अब आप उस जगह पहुंच गए जहां प्रवचन के शब्दों का अर्थ अब पकड़ में नहीं आ रहा। ध्वनि सुनाई पड़ रही है, लेकिन अब वो ध्वनि है, शब्द नहीं है। तो एक अलग प्रकार का होश है ये। आप रिपोर्टिंग नहीं कर सकते कि प्रवचन में ओशो ने क्या कहा, लेकिन आप कहते हैं कि मुझे तो लग रहा है मैं बिल्कुल जागा हुआ था। लेकिन वह मन जो इंटरप्रिटेशन करता, शब्दों को अर्थ देता, उस समय वो नहीं था, वो शांत हो गया था, वो सो गया था। यह तुरीय अवस्था है, यह समाधि की ही झलक है।